नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जून 2025 की आपकी परीक्षा भी हो चुकी, उसके परिणाम भी आ चुके। कौन सफल हुआ, कौन असफल हुआ, इसकी तो बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग सफल होते हुए भी 1-2 नंबर से असफल हो जाते हैं, तो उसको हम असफल नहीं मान सकते हैं। किंतु निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो सफल हो जाएंगे। तो चलिए, जो सफल हो गया है उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो सफल नहीं हुआ है उनको तो फिर से मेहनत करनी है, आगे बढ़नी है। तो अभी दिसंबर का हमारा परीक्षा बहुत दूर नहीं है, और हम अपने चैनल पर प्रश्नोत्तरी जो है बहुत विस्तृत विश्लेषण के साथ देख रहे हैं। तो हमने कुछ प्रश्नोत्तरी इससे पहले देखी हैं, आप लोगों ने चैनल पर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो जाकर देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको आगे वीडियोस में पता चल ही जाएगा, अथवा आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी पता चला ही होगा कि कितने काम की जो है सामग्री मिलती है यहाँ पर। तो बहुत विलंब न करते हुए, इससे पहले हमने इसके पूर्व जो कक्षाएं हमने ली हैं उसमें 30 प्रश्न देख लिया है। तो यह प्रश्न हमारा प्रश्न पत्र कौन सा है? तो यह हमारा जो है यूजीसी नेट संस्कृत पेपर, तीसरा पेपर नवंबर 2017 का। इसमें तीसरी कक्षा, तीन कक्षाएं हो चुकी है, ये चौथी कक्षा है। तो हम प्लेलिस्ट भी सारे का बनाते जा रहे हैं, जितना हम कक्षा करवाते जा रहे हैं सभी का प्लेलिस्ट बनाते जा रहे हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र है, तो ये आप कभी भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस कक्षा का पहला प्रश्न। एषु मतु प्रत्ययान्तो अशुद्धः प्रयोगो अन्वेष्टव्यः। यहाँ पर हमें मतु प्रत्ययान्त जो है उसमें अशुद्ध हमें ढूंढना है, अर्थात जो मतु प्रत्यय वाला न हो ऐसे विकल्प को हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह हमारा जो है प्रश्न, यह प्रश्न किस प्रसंग से है, कहाँ से है, इसके बारे में थोड़ी सी भूमिका देख लेते हैं। तत्पश्चात हम इसका सही विकल्प भी देख लेंगे। तो हमारा जो लघु सिद्धांत कौमुदी में तद्धित प्रकरण है उसके अंतर्गत हमारा एक सूत्र आता है, माद उपधायाच मतोर वायवादिभ्यः। इस तरीके से यह सूत्र है। इस सूत्र का जो है, इस सूत्र के अनुसार जो है यहाँ पर आपके जो 3 विकल्प हैं वो उस सूत्र के मतु प्रत्यय वाले उदाहरण हैं, और एक यहाँ पर जो है उसको वर्जित किया गया है। तो इस सूत्र में कहा गया है कि म वर्णांत, अवर्णांत तथा म वर्णोपधा और अवर्णोपध से पर मतुब के म कार को, ब कार को, पर यवादि से पर को न हो। देखिए यहाँ पर यव आदि से मतुब प्रत्यय नहीं कहा गया है, तो ये आपका यहाँ पर सही विकल्प पहला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर म वर्णांत कहा गया है, अवर्णांत कहा गया है, मत वर्णोपध कहा गया है और अवर्णोपध कहा गया है। तो जो म वर्णांत है उसका यहाँ पे उदाहरण जो है नहीं दिया गया है, हम बता रहे हैं। उसका उदाहरण है, क्योंकि 4 उदाहरण इस सूत्र के बनेंगे, तो इसका सही उसका उदाहरण है आपका किमवान। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका म वर्णांत का। बाकी अवर्णांत का ज्ञानवान और विद्यावान, ये 2 उदाहरण हो जाएंगे। और आपका मत वर्णोपध का लक्ष्मीवान और अवर्णोपध का तेजस्वान और भासवान। तो ये आपके कुछ हो जाएंगे इस सूत्र के अंतर्गत जो हमने बताया उसके उदाहरण। और यहाँ पर आपका अशुद्ध पूछा है, तो पहला विकल्प सही उत्तर है। इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, स्त्रियां सीमा शब्दस्य प्रथमायां कः प्रयोगो भवति। तो इसका
सही विकल्प हो जाएगा आपका सीमा। सिमनी, सीमना, सीमन ये नहीं होगा, सीमा आपका सही विकल्प, सी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वृद्धो जनो दुःखशतानि भुङ्क्ते इति अत्र आत्मनेपद विधायकं सूत्रम किम। तो हमारे पास ये 4 सूत्र दिए गए हैं विकल्प के रूप में, और उनमें से एक का उदाहरण हमें प्रश्न के रूप में पूछा गया है। यह जो है प्रश्न कहाँ से है, तो सिद्धांत कौमुदी से है। तो चलिए देखते हैं, सिद्धांत कौमुदी के आत्मनेपद प्रकरण से है। तो आप वैसे भी जान सकते हैं कि आत्मनेपद प्रकरण का कौन कौन सा सूत्र है या फिर क्या है, तो उस हिसाब से आपने यदि उदाहरण देखे होंगे तो आप बता सकते हैं। बाकी हम तो बता ही रहे हैं। तो यह आपका, पहले हम उत्तर बता देते हैं, फिर उसकी जो है व्याख्या हम देखेंगे। तो ये इसका आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर भुजो नवने, चौथा विकल्प। इस प्रश्न का चौथा विकल्प आपका सही उत्तर है। तो इसके बाद देखते हैं इस सूत्र के विषय में क्या है। यह सूत्र जो है धातु पाठ का है। धातु पाठ में प्रत्येक धातु के साथ यह बताया गया होता है कि यह परस्मय पद या आत्मनेपद का जो है या उभयपदी है। कुछ धातु उभयपदी भी होते हैं। तो इसके बाद आपका जो है सूत्र का विभाजन देख लेते हैं। भुजः धन अवने अनवने, इस तरीके से इसका विभाजन होगा। भुज का धातु है जिसका सामान्य अर्थ होता है भोजन करना, भोगना, उपभोग करना, और अन्न धातु का अर्थसूचक रूप यहाँ भक्षण अथवा उपभोग का संकेत है। अवने जो है यह आत्मनेपद प्रकरण को सूचित करता है। भुज धातु जब भक्षण या भोग या उपभोग अर्थ में प्रयुक्त हो तब वह आत्मनेपदी होती है। भुज धातु जब ऐ प्रत्यय जो है भक्षण उपभोग अर्थ में प्रयुक्त हो तब वह आत्मनेपद रूप ग्रहण करते हैं। तो इस तरीके से इसका जो है व्याख्या हुआ, और इसका उदाहरण आपका वृद्धो जनो दुःखशतानि भुङ्क्ते, यह उदाहरण है, अर्थात वृद्ध व्यक्ति दुखों को भोगता है। तो ये तो हो गई आपके सही विकल्प की व्याख्या। बाकी आपके 3 विकल्प और हैं, तो इसके विषय में भी देख लेते हैं कि इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो भाव कर्मणि जो है इसका बभूवे अनुभवुवे, ये 2 उदाहरण बन जाएंगे। और अकर्मकाच्य है इसका भोजन काले उपतिष्ठते और सर्पिशो जानीते, ये आपके 2 उदाहरण हो जाएंगे। और तीसरा विकल्प आपका जो है कर्तृस्थे चा शरीरे कर्मणि, इसका आपका उदाहरण हो जाएगा क्रोधम विनयते। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है विश्लेषण देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी विश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर। तो 34 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आख्यातोपयोगे इति अत्र प्रयुक्तस्य उपयोग शब्दस्य को अर्थः। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं, यह प्रश्न हमारा सिद्धांत कौमुदी के कारक प्रकरण के अंतर्गत है। तो यह एक पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आने वाला सूत्र है आख्यातोपयोगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि उपयोग शब्द जो आया है इसका क्या अर्थ है। तो इसके वृत्ति देखते हैं कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञम स्यात् उपाध्यायात् अधीते उपयोगे किम, ऐसा कहा गया है। तो नटस्य गाथाम शृणोति, इस तरीके से ये पूरी वृत्ति में बताया गया है। तो देखते हैं कि क्या कहा गया है। जब किसी व्यक्ति या गुरु के समीप नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाता है तो पढ़ाने वाले वक्ता या गुरु की अपादान संज्ञा होती है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने को उपयोग कहते हैं। उपयोग में वक्ता अर्थात गुरु की अपादान संज्ञा होती है। तो यहाँ पर उपयोग जो जिसका हमसे अर्थ पूछा गया है उसका अर्थ है नियम पूर्वक विद्या को स्वीकार करना। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का
दूसरा विकल्प आपका सही उत्तर है। उदाहरण इसके हैं उपाध्यायाद अधीते, ये बहुत पूछा भी जाता है, तो इस तरीके से याद रखें इसको। अब अगला प्रश्न है 35 नंबर, अरबी भाषा कस्य भाषा परिवारस्य भाषा अस्ति। तो अरबी भाषा आपकी जो है, चलिए देखते हैं। अरबी भाषा हमारे जो है पाठ्यक्रम में व्याकरण के अंतर्गत भाषा परिवार का वर्गीकरण दिया गया है। तो मुख्य रूप से भाषा परिवार को 4 भागों में 4 खंड हैं। यूरेशिया भूखंड, अफ्रीका भूखंड, अमेरिका भूखंड और इसके बाद तीसरा है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथा अमेरिका भूखंड। तो इस तरीके से आपका 4 भूखंड है और 4 भूखंडों के अंतर्गत पहला जो आपका यूरेशिया भूखंड है, यूरेशिया भूखंड, लिखने की तो बहुत कोशिश है लेकिन पेन चलता नहीं है। यूरेशिया, हाँ जी, टेढ़ा मेढ़ा तो लिखा गया। यूरेशिया भूखंड जो है इसके 10 जो है भेद हैं। फिर पहला है भारोपीय, दूसरा है द्रविड़, तीसरा बुरुष्की, चौथा काकेशी, पांचवा यूराल अल्ताई, छठा चीनी, सातवां जापानी कोरियाई, आठवां अत्युत्तरी, नौवां बास्क और 10वां है सामी हामी। और हमसे जो अरबी भाषा पूछा गया है यह हमारा सामी हामी के अंतर्गत सामी और हामी 2 प्रकार के परिवार आते हैं। तो सामी के अंतर्गत दक्कनियन, अरमाइक, अरबी, एबीसीनियन, कनानित ये आपकी भाषाएं आती हैं। तो ये आपका सामी परिवार के अंतर्गत हैं। हमने आपको बताया कि सामी परिवार के अंतर्गत अरबी भाषा आती है। और कौन कौन सी आती है ये भी बताया। कौन कौन सी हैं वो, अक्कदियन, अरमाइक, एबीसीनियन और कनानित। अब इसके बाद सामी की तो हो गई, हामी की भी देख लेते हैं। हामी परिवार जो कि हामी सामी परिवार 10वें नंबर की परिवार है। तो इसमें हामी परिवार में हिब्रू, मिस्री, लिबियन, एथियोपिक और मेरोइटिक इस तरीके से। और काकेशी परिवार में देखें तो इसके भी उत्तरी वर्ग और दक्षिणी वर्ग करके 2 हैं। तो उत्तरी वर्ग की भाषाएं कबर्डिन, सरकासियन, चीनिश, लेगियन और दक्षिणी वर्ग का देखें तो लाशिस, जर्जियन, मिंग्रेलियन, स्वानियन, ये आपका काकेशी परिवार। और हित्ती परिवार जो है हमारा, हित्ती परिवार हमारा जो है यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत शायद नहीं आता है। देखते हैं किसके अंतर्गत आता है, बताते हैं, 1 मिनट। हित्ती परिवार जो है तो ये भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। तो उसके अंतर्गत आपका हिटाइट या हित्ती जो है वो आता है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का विश्लेषण देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर। तो 36 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपका, कलिंगराज खारवेलस्य उल्लेखः कस्मिन् अभिलेखे वर्तते। तो बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है और ये जो सारे विकल्प दिए गए हैं ये भी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कलिंगराज खारवेल का संबंध जो है हाथी गुम्फा अभिलेख से है। ऐहोल शिलालेख का संबंध जो है पुलकेशियन द्वितीय से है। और गिरनार लेख का संबंध जो है वो रुद्रदामन से है। रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख जो कि जूनागढ़ गुजरात में है, भाषा संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है, समय 150 ईस्वी है। विषय इसमें क्या है, विषय इसमें आपका सुदर्शन तड़ाक का इतिवृत्त और पुनर्निर्माण तथा रुद्रदामन की राजनीतिक उपलब्धियाँ। और रुद्रदामन के दादा का नाम चष्टन, रुद्रदामन के पिता का नाम क्षत्रप या जायदामन है। महाक्षत्रप रुद्रदामन क्षत्रप एक उपाधि का नाम था। इस तरीके से यहाँ पर पंक्तियाँ मिलती हैं। सिद्धम इदम तड़ागम सुदर्शनम
गिरि नगराद। बाकी आपका हाथी गुम्फा के विषय में लिपि ब्राह्मी है, भाषा संस्कृत से प्रभावित प्राकृत है, काल 35 ईसा पूर्व है और विषय कलिंग राज खारवेल के का जो है जीवन वृत्त, चेदीराज वंश वृद्धि, महाराज महामेधवाहन का वर्णन है। और पंक्ति मिलती है वहाँ पर, नमो अरहंतानाम नमो संविधानम एरड महाराजेन महाविद्यवाहनेन चेति, इस तरीके से। और अगला आपका जो है ऐहोल के विषय में हमने देखा ही, तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा हाथी गुम्फा जो है अभिलेख सही विकल्प है। अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर, अधोलिखितेषु कस्य अभिलेखो यूनानी लिप्यां वर्तते। इसमें से कौन सा अभिलेख यूनानी लिपि में जो है प्राप्त होता है। तो यूनानी लिपि में आपका रुद्रदामन का, क्षमा कीजिए, अशोक का अभिलेख प्राप्त होता है। हाँ जी, अशोक के अभिलेख आपके यूनानी लिपि और ग्रीक अरमाइक, इन सभी लिपियों में प्राप्त होते हैं। और इनके विषय में देखें तो इनका जो कांधार द्विभाषीय शिलालेख है, इसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि हैं। समय 260 ईसा पूर्व है और विषय इसमें अहिंसा है। यह अफ़गानिस्तान में है। और इसके बाद इनके बहुत सारे अभिलेख हैं। अशोक का जो है रुम्मिनदेई स्तंभ लेख, रुम्मिनदेई मंदिर नेपाल पहाड़ियाँ यहाँ पर है। और भाषा प्राकृत, लिपि ब्राह्मी, समय 250 ईसा पूर्व, 260 250 इसी के आसपास, 244 इसी तरीके से इनका समय है। तो और विषय जो है बौद्ध धर्मोन्मुक्ता, लुम्बिनी कर मुक्ति। अशोक ने राज्यारोहण के 20 वर्ष बाद यहाँ जाकर पूजा पाठ किया, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस तरीके से इन प्रश्नों का जो है विश्लेषण हमने देखा। समुद्रगुप्त जो है इसके विषय में हमने नहीं देखा। तो समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है, रचनाकार हरिसेन है, स्थान इलाहाबाद प्रयाग उत्तर प्रदेश है, भाषा संस्कृत, लिपि ब्राह्मी, समय 250 ईस्वी है। विषय समुद्रगुप्त का जीवन वृत्त और उपलब्धियाँ। और कुछ प्रयाग स्तंभ लेख रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इस तरीके से इन प्रश्नों का जो है हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न में आपका पूछा गया है, मिलान करना है हमसे पूछा गया है कि अधोलिखितानां केन सह कस्य संबंध इति समीचीनां तालिकां चिनो। तो हमें मुख्य रूप से यह जो है हमारा विषय प्रामाण्यवाद से है। हमारे दर्शन साहित्य में अलग अलग दर्शन अलग अलग प्रामाण्य मानते हैं। तो देखते हैं इसके विषय में कि क्या है और इसका सही विकल्प कौन सा है 38 नंबर प्रश्न का। तो प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का अर्थ है, थोड़ी सी इसकी भूमिका देख लेते हैं, फिर सही विकल्प भी बताते हैं। प्रमा का अर्थ है यथार्थ अनुभव। जैसे प्रमा के करण अर्थ में प्रमाण शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही प्रमा के अर्थ में भी प्रमाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रामाण्यवाद में प्रामाण्य का अर्थ है प्रमाण का भाव, अर्थात ज्ञान की यथार्थकता। अतएव तर्क भाषाकार ने कहा है कि ज्ञानस्य यथार्थ्य लक्षणम प्रामाण्यम। ज्ञान की यथार्थकता ही ज्ञान का प्रामाण्य है। प्रामाण्य संबंधी वाद प्रामाण्यवाद कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या है और सांख्य क्या मानते हैं, योग क्या मानते हैं, न्याय वैशेषिक क्या मानते हैं, बौद्ध क्या मानते हैं, मीमांसक क्या मानते हैं, वेदांती क्या मानते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सबसे पहले नैयायिक दिए गए हैं, तो उनके विषय में देखते हैं। तो नैयायिक जो है वो प्रामाण्य आपका जो है
और प्रामाण्य न्याय वैशेषिक वाले प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों ही परतः मानते हैं। न्याय वैशेषिक वाले आपके प्रामाण्य अप्रामाण्य दोनों ही परतः। तो प्रामाण्य अप्रामाण्य परतः, एक को हम दो से मिलाएंगे और पूर्व मीमांसा वाले आपके जो हैं वो आपके प्रामाण्य स्वतः मानते हैं जबकि अप्रामाण्य परतः मानते हैं। तो इस तरीके से हमारा बी को एक से मिलाएंगे। और जैन लोग आपके जो हैं वो प्रामाण्य एवं अप्रामाण्य दोनों को ही स्वतः और परतः दोनों मानते हैं। प्रामाण्य अप्रामाण्य स्वतः, कहीं पर वो लोग स्वतः और कहीं पर परतः मानते हैं, तो यहाँ पर स्वतः आपका सही हो जाएगा। और बौद्ध लोग जो हैं वो आपके अप्रामाण्य को स्वतः और प्रामाण्य को परतः मानते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इस प्रश्न में पूछा गया है तर्क संग्रह दीपिकायाम ईश्वरस्य लक्षणम किमुक्तम। तो तर्क संग्रह दीपिका में ईश्वर का लक्षण क्या कहा गया है? तो तर्क संग्रह में सर्वप्रथम सप्त पदार्थों की चर्चा करी गई है और सप्त पदार्थों में पहला पदार्थ आपका द्रव्य है। तो द्रव्य भी आपके 9 प्रकार के हैं और उन 9 द्रव्यों में ईश्वर की चर्चा आती है। और जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन इत्यादि जो है, तो आत्मा के अंतर्गत ये ईश्वर और जीव और अजीव की चर्चा करी गई है, आत्मा और परमात्मा की। तो यहाँ पर हमारा जो है 9 द्रव्यों में परिगणित 8वां द्रव्य जो है आत्मा है, उसमें कहते हैं ज्ञानाधिकरण आत्मा। ज्ञान का अधिकरण ही आपका आत्मा है। यह 2 प्रकार का है, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा जो है वो प्रत्येक शरीर में भिन्न, अनेक, विभु, सर्वव्यापक और नित्य होता है, जबकि परमात्मा ईश्वर सर्वज्ञ एक होता है, नित्य होता है। तो इस तरीके से ईश्वर का लक्षण नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम है। और सुखादिमत्वम ये आपका मन का है, मन का लक्षण है। सुखादिमत्वम मन। इस तरीके से ये आत्मा का हो गया और ये ईश्वर का हो गया। बताते हैं, 1 मिनट। ये जो है आपका पहला विकल्प, ये आत्मा का लक्षण हो गया और दूसरा विकल्प आपका ईश्वर का लक्षण हो गया और चौथा विकल्प आपका जो है वो सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। इस तरीके से तो ये मन का लक्षण हो जाएगा। हमारा सही विकल्प दूसरा है, नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम। अगला प्रश्न और इस कक्षा का अंतिम प्रश्न है, न्याय सिद्धांत मुक्तावलीरीत्या अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम किम भवति। तो इसका सही विकल्प है आपका परामर्शः। तो इस तरीके से हमने विस्तृत विश्लेषण के साथ जो है प्रश्न को देखा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कक्षा बहुत पसंद आई होगी। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छे कमेंट करें। और हाँ, ये कक्षाएं आपको एक दिन की गैप देकर मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी परीक्षा थोड़ा समय है होने में। जैसे ही नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आ जाते हैं तो हम रेगुलर कर देंगे, अर्थात एक दिन का अभी गैप करके आपकी कक्षाएं मिलेंगी शाम को 7 बजे। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।